नमस्कार, कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं शेर राकेश रोशन आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी हाँ, आपने थंबनेल देखा, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि महाजन को 15 दिन, 45 दिन में पेमेंट करना है, अदरवाइज वो सारा का सारा परचेज आपका डिसअलाउ हो जाएगा और वो परचेज जो है आपकी इनकम में जाके ऐड हो जाएगा और उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए 2-4 मिनट लगा के डिटेल में इस वीडियो को डिस्कस करते हैं कि किन-किन परिस्थितियों में आपके ऊपर ये सेक्शन 43BH जो पेमेंट के लिए आया हुआ है, कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है। तो आइए स्वागत करते हुए आपका गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि ये सेक्शन 43BH आया हुआ है जो कि लागू हुआ है 1/4/2023 से, और ये सरदर्द बना हुआ है। ये कहता है कि महाजन लेनदार को भुगतान 45 दिन अगर एग्रीमेंट है, नहीं तो 15 दिन में करना होगा। अगर भुगतान नहीं किया गया तो खरीद या खर्च अस्वीकृत हो जाएगी और उस पे आपको कर लगाया जाएगा। तो काफी लोग टेंशन में है। इस टेंशन को दूर करने के लिए एक हम बाम लेके आए हैं ताकि आपका सर दर्द कुछ आराम हो सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग चाहते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 वर्ड माइक्रो, स्मॉल और इंटरप्राइजेज को समझना होगा। क्योंकि जब तक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज नहीं होगा, ये धारा लगता ही नहीं है, यानी कि आपको पेमेंट नहीं करने पे आपका कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। तो आइए डिटेल में सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रो, स्मॉल एंटरप्राइजेज को। सबसे पहले हम माइक्रो और स्मॉल का जो डेफिनेशन दिया गया है उसके हिसाब से देखते हैं किसको हम माइक्रो बोलेंगे। तो माइक्रो के लिए सेल्स और इन्वेस्टमेंट यानी कि प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन किया गया है कि कितना अमाउंट का हो। तो माइक्रो के केस में कहता है कि अगर आपका टर्नओवर या सेल 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो है, या आपका इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम है। स्मॉल के केस में 50 करोड़ की सीमा रखी गई है सेल्स की, और इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ का। यानी कि आपको चेक करना है कि आप जिनसे माल ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो माइक्रो में फॉल कर रहे हैं या स्मॉल में फॉल कर रहे हैं। मीडियम को इसके बाहर रखा गया है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका जो सेल्स है अगर 5 करोड़ से नीचे है तो माइक्रो है, 50 करोड़ से नीचे है तो स्मॉल में आएंगे। अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो ये फिर से 43 भी आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है इंटरप्राइजेज को समझना, बिकॉज यहीं से आपका डिसीजन होगा कि आपके ऊपर ये धारा लागू हो रही है कि नहीं। तो इंटरप्राइजेज में कहता है कि केवल आदमी जो सामान को बनाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसी को इंटरप्राइजेज बोला जाएगा। यानी कि ट्रेडर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे इंटरप्राइजेज है ही नहीं। जब ये एंटरप्राइजेज है ही नहीं तो ये माइक्रो में है या स्मॉल में है, इससे आपको कोई फर्क पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उद्योग रजिस्ट्रेशन ले रखा है ट्रेडर्स ने, तो उस केस में आप कैसे उसको डिसाइड करेंगे कि वो एमएसएमई है या नहीं है। उस केस में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन है कि भले ही ट्रेडर्स उद्योग आधार तो बना लेते हैं, लेकिन ये उद्योग आधार से उनका एमएसई एंटरप्राइजेस में नहीं कवर होते। वो इसलिए केवल किया जाता है कि ताकि उनको जब लोन अप्लाई करे तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कवर अप किया जा सके, इसके लिए। तो ध्यानपूर्वक हमको रखना है कि जिससे भी हम माल ले रहे हैं, अगर वो सामान को बनाता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, तभी वो इंटरप्राइजेज है। ट्रेडर्स से आप जो सामान लेंगे वो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं सेक्शन 43B8, जो कि काफी हॉट और सरदर्द बना हुआ है, माइक्रो या स्मॉल, ये कैसे होगा? टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर। साथ ही साथ वो एंटरप्राइजेज होना जरूरी है, और एंटरप्राइजेज कौन होगा? मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि ट्रेडर्स तो एंटरप्राइजेज है ही नहीं, तो ये धारा उसके ऊपर आपका लागू होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको सारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आते जा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका दुकान है, आप ट्रेडिंग करते हैं और आपका ये शॉप है और आपने गुड्स कहीं से मंगाया।
अब गुड्स आया आपके पास, तो गुड्स कौन कहाँ से लिया आपने? अगर वो सामान को बनाता है, यानी कि उसके पास फैक्ट्री बना हुआ है, तो यानी कि उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरर या सब सर्विस प्रोवाइडर। उस केस में आपके पास चेक करना है कि ये माइक्रो है या स्मॉल है। अगर 5 और 50 करोड़ की लिमिट या 1 करोड़ या 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की लिमिट में कवर अप होते हैं, तो आपके ऊपर 43 बी एच लागू हो जाएगा। और उस केस में जो पेमेंट है ना आपको, वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा 45 दिन अगर एग्रीमेंट है रिटेन, 15 दिन अगर कोई रिटेन एग्रीमेंट नहीं है तो। अदरवाइज ये सारे परचेज आपके डिसअलाउ हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका ये शॉप है, आपने गुड्स को मंगाया और वो गुड्स जो आया आपका ट्रेडर से आया। अब वो चाहे माइक्रो हो या ना हो, स्मॉल हो या ना हो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 43 बी एच अप्लीकेबल ही नहीं होगा ट्रेडर्स पे, क्योंकि ट्रेडर्स इंटरप्राइजेज है ही नहीं। तो इस केस में आपकी पेमेंट तो करना है, लेकिन वो 45 डेज का लिमिट नहीं अप्लीकेबल होगा, यानी कि आपका परचेज डिसअलाउ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 43 बी एच अगर लागू हो गया, उस केस में महाजन लेनदार को 45 या 15 दिन में भुगतान करना होगा। अगर नहीं किया तो सारी खर्च को अस्वीकृत करके उस पर कर लगाई जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारा परचेज 50 लाख का था और उसमें से 45 या 15 दिन वाले 15 लाख है मेरे, तो अप्लाई होने के बाद आपका जो भी इनकम बनेगा उसमें इस 15 लाख को ऐड कर दिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। चलिए आप कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। अगर आपने मान लिया 1 फरवरी 2024 को बिल है, 45 दिन 17 मार्च 2024 तक पे करना था, लेकिन आपने पेमेंट किया 15 मार्च 2024 को। अब चूंकि 45 दिन के अंदर में पेमेंट कर दिया, तो ये खर्चा जो है 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा। आपको टेंशन की बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2। अगर बिल का डेट है 1 फरवरी 2024, 45 दिन 17 मार्च 2024 बनता है, लेकिन आपने पेमेंट किया 28 मार्च 2024 को, यानी 45 दिन के बाद। फिर भी कैसे अलाउ होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। आपने पेमेंट तो किया 45 दिन के बाद, लेकिन ये सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दिया आपने, तो इसलिए अलाउ हो जाएगा। अब कारण क्या है इसके पीछे? ये पहले डिसअलाउ होगा, पहले जैसे ही 45 दिन हुआ ये डिसअलाउ हो गया, और फिर जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो वो उस साल में जाके अलाउ हो जाता है। इसके कारण से आपका 23-24 में ये अलाउ हो। ये भी आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अगर बिल का डेट है हमारा 1 फरवरी 24 को, 17 मार्च ड्यू डेट है 45 दिन के हिसाब से, लेकिन हमने पेमेंट किया 15 मई 2024 को। अब इस केस में आपका 43 बी एच लगेगा और आपको ये डिसअलाउ हो जाएगा। इसका क्या परिणाम होगा? 23-24 का जो भी इनकम आपका लगेगा, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और जब जाके आपने 24-25 का रिटर्न भरेंगे उस टाइम अलाउ होगा। तो हार्डशिप तो आएगा कि पहले आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। कारण आपके सामने क्लियर है। चलिए एक दो और एग्जांपल छोटे छोटे लेते हैं। बिल का डेट है 20 फरवरी 2024, ड्यू डेट हुआ 45 दिन का, वो बना 5 अप्रैल 2024। 2 अप्रैल 2024 को पेमेंट कर दिया आपने 31 मार्च के बाद, फिर भी अलाउ होगा, क्योंकि 31 मार्च तक तो अभी 45 दिन हुआ ही नहीं था, और आपने आगे भी चल के 45 दिन के अंदर ही पेमेंट आपने कर दिया है। राइट? अलाउ क्यों होगा? क्योंकि ये 23-24 एंड होने के बाद भी पेमेंट हुआ, लेकिन ड्यू डेट से पहले हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5। 20 फरवरी का आपका बिल है, 5 अप्रैल को ड्यू डेट बनता है, लेकिन आपने पेमेंट किया 10 अप्रैल 2024 को, तो 23-24 में फिर भी डिसअलाउ हो जाएगा। आपको कब जाके अलाउ होगा? 24-25 में, 45 दिन के बाद का। तो बहुत ध्यान से आपको रखना है ये सारी चीजें, अलाउड जब आप पे करोगे तब। तो ये सारी धाराएं जो है, इसमें कुछ और भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो धारा है आपका 1/4/2023 से लागू हुआ है, यानी कि आपका कोई भी खरीदारी 31 दिन 2023 या उससे पहले का है या उसका कोई बकाया है, उस पे ये धारा लागू नहीं होगा। ये अप्लीकेबल है केवल केवल आपका मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर से गुड्स या एक्सपेंसेस के ऊपर,
आपका ट्रेडर्स इसको परव्यू से बाहर रखा गया, क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स एंटरप्राइजेज है ही नहीं, राइट? एक मीडियम का भी डेफिनेशन आप देखिए 250 करोड़ का लिमिट दिया है, बट वो इस धारा से बाहर है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा एक लाइक, एक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।